आज मैं आप लोगों को बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन को समझा रहा हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि ये बेंथम एंड हुकर दो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्लांट की नेचुरल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी तथा डेवलपमेंट की समानताएं व विभिन्नताओं को आधार माना है। इस क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्लांट्स की बढ़ती हुई जटिलता के क्रम में इन्होंने प्लांट्स को रखा है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बेंथम और हुकर दो वैज्ञानिक थे, ये दो अंग्रेज वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी जो पूरी क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम है वो इन्होंने 19वीं शताब्दी के मध्य में दिया है। जॉर्ज बेंथम तथा सर जोसेफ डाल्टन हुकर, जो इन्होंने अपनी पूरी जो खोज है या जो पूरा जो वर्गीकरण है, इससे संबंधित जो भी खोजें हैं, ये इन्होंने इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में की। ये जो गार्डन है ये क्यू में स्थित है। क्यू आपका कहाँ पे है? इंग्लैंड में। सर जोसेफ डाल्टन के फादर जो थे वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन में डायरेक्टर थे। उनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद सर जोसेफ डाल्टन हुकर इस गार्डन के डायरेक्टर बने और बेंथम एवं हुकर इन दोनों ने अपनी खोज प्रारंभ की और इन्होंने पूरा जो क्लासिफिकेशन है, इससे संबंधित जो भी वर्णन था वो इन्होंने अपनी बुक जेनेरा प्लांटेरम में फ्लावरिंग प्लांट्स के लगभग 200 फैमिली का वर्णन इन्होंने अपनी बुक में किया है। आपको ये भी बता दूं कि जो बेंथम एंड हुकर थे, इन्होंने अपना पूरा क्लासिफिकेशन कैंडोले के वर्गीकरण को आधार मानकर किया है। इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन है वो कोरोला की पॉलीपेटलस तथा गैमोपेटलस नेचर पर विशेष ध्यान दे करके पूरा क्लासिफिकेशन दिया है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉलीपेटली और गैमोपेटली क्या होते हैं, उससे संबंधित पहले के वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं आपको इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसका फिगर या जो डायग्रामेटिकल है वो उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो बेंथम एंड हुकर ने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी सीड प्लांट्स हैं या फेनरोगेम्स हैं उनको इन्होंने क्या कहा? सीड प्लांट्स कहा जाता है। फेनरोगेम्स को जो होते हैं उनको क्या? सीड प्लांट्स कहा जाता है, अर्थात ऐसे पौधे जिनमें सीड का निर्माण होता है या बीज बनते हैं। तो इन्होंने सभी सीड प्लांट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। पहला कौन सा है आपका? डाइकोटिलिडन्स। दूसरा कौन सा है आपका? जिम्नोस्पर्मी। और तीसरा कौन सा है? मोनोकोटिलिडनीज। अर्थात डाइकोटिलिडनीज, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनीज। इन 3 क्लासों में इन्होंने क्या किया कि जितने भी सीड प्लांट्स हैं उन सभी को बांटा है। ठीक, इसके बाद इनने जो डाइकोटिलिडनीज हैं इनकी इन्होंने 3 सब क्लास में बांटा है। कौन कौन सी? पहली है आपकी पॉलीपेटली, दूसरी है आपकी गैमोपेटली, तीसरी है आपकी मोनोक्लेमाइडी। ठीक, तो 3 सब क्लासों में इन्होंने किसको? डाइकोटिलिडनीज को डिवाइड किया है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। अब इन तीनों सब क्लासों को इन्होंने क्या किया? सभी को सीरीज के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिसमें से जो आपकी पॉलीपेटली इसकी भी उन्होंने कितनी 3 सीरीज में इसको विभाजित किया है। अब जो पॉलीपेटली आपकी सब क्लास है इसके बारे में आपको बता दूं कि पॉली मीन्स होता है बहुत सारे या बिखरे हुए, और पेटेली यानी पेटल से संबंधित है, अर्थात पॉलीपेटली के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स के ग्रुप्स को रखा गया है या ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनके पेटल्स कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं या फ्री होते हैं। ठीक, दूसरा जो आपकी सब क्लास है वो आपकी कौन सी है? गैमोपेटली। गैमोपेटली के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिनके जो पेटल्स हैं या फूल के जो रंगीन भाग होते हैं जिनको पेटल्स बोला जाता है वो कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। ठीक, दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है कि इनमें जो गाइनोइसियम होती है वो एपोकार्पस अथवा सिनकार्पस होती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि इनके जो स्टेमेन होते हैं वो कैसे होते हैं? एपिपेटलस होते हैं। ठीक,
तो सबसे पहले अपन को इसमें ज़्यादा नहीं देखना है, केवल इतना देखना है कि जो पॉलीपेटैली है इसके अंतर्गत वो प्लांट्स रखे जाएंगे जिनके पेटल्स कैसे हों, स्वतंत्र हों, जुड़े ना हों। गैमोपेटैली के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें पेटल्स कैसे हों, जुड़े हुए हों। और तीसरा है आपका मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी का जो दूसरा नाम है वो है इनकम्प्लीटी। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जो फ्लावर पाए जाते हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इनकम्प्लीटिबिलिटी। तो इसके अंतर्गत उन प्लांट्स के ग्रुप्स को रखा गया है जिनमें पेरियंथ एक चक्र में व्यवस्थित होते हैं। पेरियंथ क्या होता है कि एक ऐसी संरचना होती है कि जब फ्लावर में आपके सेपल और पेटल को सही रूप से विभाजित ना किया जा सके या पहचान ना सके कि सेपल है कि पेटल से, या इन दोनों से फ्यूज होकर के जो एक नई संरचना बनती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो पेरियंथ कहलाती है, ठीक। तो इसको कितनी 3 सब क्लास में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? पॉलीपेटैली, अर्थात इसके अंतर्गत वो प्लांट्स आएंगे जिनमें पेटल्स स्वतंत्र होते हैं। दूसरी क्लास हमने क्या की, आपकी गैमोपेटैली, अर्थात इसके अंतर्गत वे प्लांट्स हैं जिनके पेटल्स कैसे होते हैं, जुड़े हुए या फ्यूज्ड होते हैं। तीसरी जो क्लास सब क्लास है वो कौन सी है आपकी, मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी। इसके अंतर्गत वो प्लांट्स आते हैं जिनमें जो पेटल्स है उनको सही रूप से विभाजित ना किया जाए और एक नई संरचना बनती है जिसको बोलते हैं पेरियंथ, ठीक। तो इनमें पेरियंथ कैसे एक चक्र में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनमें पेरियंथ एब्सेंट भी होते हैं, ठीक। तो ये आपके कहा कि मोनोक्लेमाइडी या इनकम्प्लीटी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसको सीखने के लिए मैं आपको एक तरीका और बता दूं कि यदि तीनों सब क्लासों को आपको सीखना है, जो डाइकोटिलेडन्स की 3 सब क्लास हैं, उसके लिए आप एक छोटा शॉर्ट वर्ड से याद कर सकते हैं, PGM। P मीन्स पॉलीपेटैली, G मीन्स गैमोपेटैली, M मीन्स मोनोक्लेमाइडी। PGM मीन्स पॉलीपेटैली, गैमोपेटैली और मोनोक्लेमाइडी, ये इसकी 3 सब क्लास हैं। बाकी आप इतना तो आपको पता ही हो गया कि फेनोगैम्स को कितनी 3 क्लासों में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी, ठीक। तो डाइकोटिलिडनी अर्थात इसके अंतर्गत उन प्लांट्स ग्रुप्स को रखा गया है जिसमें कोटिलिडन्स की संख्या 2 होती है। जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें नेकेड सीड पाए जाते हैं, अर्थात इनमें सीड के ऊपर सीड कोड नहीं होता है, ठीक है। मोनोकोटिलिडनीज के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें केवल एक कोटिलिडन्स पाया जाता है, इनका जो सीड होता है उसमें केवल एक कोटिलिडन्स होगा। अब मेमोरी चूँकि अब मेरे मोबाइल की भरने वाली है तो इसलिए मैं अब आगे की जो वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के डालता हूँ, तब तक आप इसको सीखिएगा थोड़ा बहुत।